नमस्ते स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और वे सब लोग भी जो लेक्चर सुन रहे हैं, जो किसी क्लास में नहीं बट नॉलेज के लिए, उन सबको भी मेरा नमस्कार। और एक नए क्लास में, एक नए अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। जो नया लेसन है, लेसन 4 हम इस बार पढ़ेंगे, जिसका नाम है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, जिसे हम कहेंगे। देखिए, आगे जाने से पहले का थोड़ा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। हमने ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में खास तौर पर बात की कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से शासन चलाया, कंपनी कैसे दीवान उसको मिल गया, बिहार और उड़ीसा के दीवान उसने संभाल लिया 1765 में क्लाइव के नेतृत्व में। आपको पता है धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से सुधार किए, भूमि के स्थायी बंदोबस्त किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था का, कई महालवाड़ी व्यवस्था जिसके बारे में हमने बात की। हम नील खेती के बारे में बात की कि किस तरह से इसने बहुत बड़ा योगदान दिया अंग्रेज़ों को अपना साम्राज्य फैलाने में। एक वजह थी, एक बड़ी वजह थी उनके लिए, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी ब्रिटेन में उस टाइम पे, यूरोपियन कंट्रीज़ में। और तो उन्होंने ज़बरदस्ती करवाए भी, बागान मालिकों ने ज़बरदस्ती किया किसानों से, और कुछ इस तरह से बाद में जाके आपको पता है 1859 में एक आंदोलन भी हो रहा था, जिसे बाद में शांत करवाया गया और वो बड़ा रूप नहीं ले सका था। तो कुछ इस तरह से हमने बात की थी कि कैसे अंग्रेज़ों ने ज़्यादतियाँ की और आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई भारतीयों को। तो इस अध्याय में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे कि आदिवासी इन लोगों से जुड़े हुए मसलों पर ख़ास तौर पर करने जाएंगे। चलिए इंटरेस्ट लेते हैं और लेते हुए इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 39 पर है। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। देखिए, इसका नाम भी सामने सुना होगा, बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा भी कई बार कहा जाता है। आदिवासियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है ये। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया इन्होंने और शहीद हुए। चलिए आगे देखते हैं। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। तो अक्सर ही कल्पनाएं चल जाती थी। गांधी जी के लिए भी ऐसी बातें चलती थी। गांधी को भी गांधी बाबा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। भगवान के तुल्य भी माना जाता था। तो ये कुछ छवियाँ हो जाती हैं, इनके संदर्भ में पैदा होने लगती हैं धीरे धीरे। चलिए आगे। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं, बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। तो देखिए, खुद ये बिरसा ने ये ऐलान किया था। तो देखिए, यहाँ पे मतलब ही पूछा जा सकता है आपसे, एक नंबर में कहीं पूछ लिया जाए बाजी कि दिकू लोग कौन थे, जिन्हें दिकू कहा जाता था। तो वो बाहरी लोग थे, है ना। तो यह मैं जिन्हें आउटसाइडर्स भी कहेंगे इंग्लिश में। तो इनके खिलाफ ही ये आंदोलन किया था उन्होंने। चलिए आगे। कुछ समय के भीतर हज़ारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बड़ी बात है। देखिए, अब किसी को गॉड के संदर्भ में गौतुल्य, है ना, इक्विवेलेंट अगर मान लिया जाए अपने आप में, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, जैसे हम गॉड से जनरली हम लेते हैं उस तरह से। आगे देखें। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाए कि मुंडा क्या है, क्या समझते हैं आप इससे। तो ये एक जनजातीय समूह है, जैसा कि लिख दिया। और ये कहाँ थे? छोटा नागपुर में ये इनका वास था। चलिए आगे। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। तो देखिए, और भी आदिवासी थे, न केवल मुंडा बल्कि संथाल और उराव भी इसमें जो है ये जो आदिवासी लोग थे इसमें शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। तो सभी की समस्याएं थी उस समय। देखिए, अंग्रेजी दौर था अपने आप में, ब्रिटिश कालीन दौर में, और कई सारी जातीय समस्याएं अलग अलग नीतियों के तहत वो किए जा रहे थे। क्रांति फिल्म में आपने देखा होगा कुछ इस तरह के, आप या जिसने नहीं देखा वो देखें किस तरह से अंग्रेज जुल्म ढाया करते थे भारतीयों के ऊपर। ऐसे कई फिल्में हैं, ऐसे उदाहरणों से समझा जा सकता है। गांधी एक फिल्म है, आप चाहें तो देखें। भगत सिंह के ऊपर भी कई फिल्में बनी हैं, अंग्रेज किस तरह से जुल्म ढाया करते थे। तो सारा देश एक तरह से परेशान था उस समय। चलिए आगे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। तो जैसा कि जानते हैं कि हम अंग्रेज जो थे वो क्रिश्चियनिटी, है ना, ईसाई धर्म से ताल्लुक़ ज़्यादा रखते थे। तो देखिए, इनको ये भी एक खतरा था कि वो उनके धर्म को ना चेंज कर दें, और ऐसा हो भी रहा था। क्रिश्चियन मिशनरीज ऐसा कर रही थी उस समय।
चलिए आगे। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जाता था वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल अपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी, क्योंकि आदिवासियों का अपना एक रहने का तरीका रहा है, प्राचीन तरीका रहा है और पहले से कुछ अलग रहा भी है हमेशा से, और उनकी अपनी एक जीवन पद्धति रही है, आज भी देखने को मिल जाएगी आपको। चलिए आगे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। तो देखिए जिस तरह से जातियाँ होती है, 4 जातियों में बांटा है, जनरली भारतीय समाज में हिंदुओं में देखने को मिलता है, अब उस तरह का आदिवासियों में नहीं था। देखिए ये बड़ी बात है अपने आप में कि आदिवासी समाज में ऐसा नहीं था, जनजाति समुदाय में। चलिए आगे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। फर्क तो था, लेकिन बंधे हुए थे आपस में। देखिए चित्र यहाँ देखा जा सकता है। चित्र 1 में उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। तो उड़ीसा में देखिए जो कबीला है डोंगरिया कंध कबीला, इसके अक्सर कबीले कहे जाते हैं, वहाँ से ये जाते हुए इस फोटो में नज़र आ जाता है। ऐसे कई फोटो आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए अगले पेज पे, पेज नंबर 40 पर जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, तो उनके जीने का तरीका क्या था उसके बारे में हम देखते हैं। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे, यानी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ वो किया करते थे, वो अपने आप में एक्टिव थे। नीचे का बिंदु देखते हैं। कुछ झूम खेती करते थे। तो देखिए झूम कल्टिवेटर्स जिन्हें कहा जाए उसके रूप में भी फेमस थे। आगे पढ़ते हैं। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे, हाँ, जैसा कि मैंने बताया झूम कल्टीवेशन ये था। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, घुमंतू खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह लीजिए, जहाँ पे लोग एक जगह नहीं ठहरते हैं, है ना, इस जगह से अगले जगह जाते रहते हैं, मतलब समय समय चेंज करते रहते हैं अपना स्थान। आज यहाँ खेती है, फिर अगले 3 दिन में 4 दिन में अगले जगह खेती, तो एक जगह रुक के नहीं। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती है। तो देखिए परती को इंग्लिश में फैलो कहा जाता है, FALLOW, फैलो। देखिए इसका मतलब जान लेते हैं। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। तो वहाँ कुछ खेती नहीं होती, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जो परती ज़मीनें होती हैं अक्सर वो छोड़ दी जाती हैं ताकि वहाँ कुछ समय के लिए वो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए ना, और ज़रा उपजाऊ हो जाए वो, और फर्टाइल भूमि हो जाए, जिससे आगे और अच्छे से वो काम कर पाए और वहाँ पे अच्छा फसल आगे उगे। तो छोड़ देना, खाली कुछ समय के लिए छोड़ देना। तो जैसे कि हमने बताया अक्सर अपनी जगह चेंज किया करते थे। चलिए आगे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। तो उनका एक तरीका था, देखिए जैसे हमने कहा शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, एक जगह ना रुककर अलग अलग जगहों पर वो जाया करते थे, रहा करते थे। चलिए आगे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। चलिए देखते हैं। यानी कि कह लीजिए शिकारी को हंटर्स एंड जो संग्राहक है उन्हें हम गैदरर्स कहते हैं इंग्लिश में। आगे देखें। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करने और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। तो एक पूरा जुड़ा हुआ हिस्सा था। देखिए जैसे हमारा आवास होता है अपना समाज, उनके लिए जंगल एक अपना अभिन्न हिस्सा था, कह लीजिए ना, अनसेपरेबल पार्ट, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं।
उनसे उनकी ज़िंदगी को अलग करना एक जिस तरह से हो जाएगा उनके साथ। हर मामले में वो हर तरह से उनके साथ जुड़ा हुआ था, एक हिस्से की तरह उनका एक पार्ट था, पार्ट भी है आज भी। हम सिर्फ इतिहास की बात नहीं करेंगे, आज भी आदिवासी समाज जनजाति। चलिए आगे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। तो देखिए ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये खोंड समुदाय वो कहाँ का था, तो ये उड़ीसा के जंगलों में है, ये ध्यान रखिए था। आगे देखते हैं। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए साल एक पेड़ है और देखिए जो महुआ है, इसको महुआ है जो अपने आप में ये एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक फूल की तरह होता है, ये ध्यान रखिए। इसे शराब बनाई जाती है या फूल होता है, इसको ऐसे भी खा लिया जाता है नेचुरली। तो कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। तो पेज नंबर हम 41 पे आ गए। उससे पहले देखिए 45 का एक तस्वीर आपको नज़र आ जाएगी। चित्र 2 में देखें। डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएंगी। तो देखिए इन पत्तियों का अक्सर अगर आपने पत्ते देखे होंगे जो शहरों में होंगे, अक्सर भंडारे होते हैं, आप देखेंगे वहाँ भी इस्तेमाल होती है। तो कुछ इस तरह से जो इस्तेमाल होते हैं पत्तल बनाने के लिए, ये पंडानू की पट्टियाँ होती हैं, पत्तियाँ माफ़ कीजिए। तो उसको आप देख भी लें, हो जाते हुए नज़र आ रही हैं। अक्सर देखिए प्राकृतिक रूप से निर्भर भी होता है और यही सब चीज़ इनके रोज़गार के भी तो सारे साधन होते हैं ना, यही आजीविका होती है। तो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। तो 2 औरतों का आप देख सकते हैं कैसे पत्तियों को लेके जा रहे हैं। अगले पेज 41 पर हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। तो देखिए बार्टर सिस्टम अपने तभी सुन लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की तरह लंबे समय तक रही है और भारत में भी इसका रहा है। गाँव में तो अक्सर देखने को मिलता ही है। धीरे धीरे खत्म होने की ओर है प्रणाली। चलिए आगे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा, तो देखिए बैगा कहाँ पर है, ये मध्य भारत में, ये ध्यान रखें। इस तरह से आते जाएगा, आप ये ध्यान रखते रहें। तो बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो देखिए कई तरह की बातें थी। कुछ तो देखिए काम करते थे, अलग खेतिहर मजदूर भी थे, कई सड़क निर्माण में कार्य करते थे, कई को उनके स्वाभिमान के खिलाफ था ये, यानी अपमान थी, बेइज्जती थी एक तरह से उनके लिए। तो ये बैगा थे उनमें से, आप ये नाम ध्यान रख सकते हैं। तो कई तरह इनमें भिन्नता, अंतर, आपको डिफरेंसेस नज़र आ सकते हैं। चलिए आगे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। तो आपको पता है साहूकार जो होते हैं, महाजन वो अक्सर रुपए देते थे ब्याज पर। तो आज भी है, काफ़ी लंबे समय तक ये रहा ट्रेंड। चलिए आगे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा दे देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। तो देखिए ब्याज पे ब्याज चढ़ते जाता था और इस तरह से, और पढ़े लिखे होते नहीं थे तो इस तरह से फ़ायदा उठाते थे ये लोग, और कई बार लोगों ने फ़ायदा उठाया है, जो इस वर्ग ने, साहूकार जो वर्ग ने। चलिए आगे। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। तो देखिए वो मानने लगे थे इनको कि ये भारी शैतान है और इनकी मूल समस्या का कारण है। उन्हें लूट रहे थे एक तरह से। देखिए अपने ही लोग थे। देखिए कुछ इलाके आपको देख सकते हैं, मानचित्र ऊपर देखें आप, और इन मानचित्र में हर एक जो ऊपर देखेंगे आप मानचित्र में, जो चित्र 3 है ये,
भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके, तो इलाके दिए गए, आप हर एक हिस्से को देखें इनमें क्या क्या कौन कहाँ पर है। झारखंड वाला इलाका आप देखें, वहाँ पे संथाल, मुंडा, उड़ाव आपको दिख जाएगा। कश्मीर में देखिए ऊपर, वहाँ आपको दिख जाएगी गड्डी, वन, गुज्जर, आपको इस कश्मीर के नीचे नज़र आ रहा होगा। आप भील देखिए कहाँ पर है। बंजारा देखिए आज के कौन से स्टेट पर है। साउथ में देखिए आपको माला, इरूजर। तो आप एक एक हिस्से को और आज एक मानचित्र से देखिए कि कौन से हिस्से कहाँ पे पड़ रहे हैं आज, और वहाँ कौन कौन से प्रमुख जनजातियाँ हैं। आपकी इससे और समझ अच्छी होगी। और इस तस्वीर को आप रोक के आप सारे को इस पिक्चर को देखिए कि नाम। और ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। कुछ जानवर पालते थे, तो देखिए जानवर पालने का भी एक ट्रेंड रहा है। देखते हैं इसमें बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास घास मुदाती थी तो वे दूसरे इलाके में जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि। तो देखिए आपको हिस्सा नज़र में आ रहा है, हमने पढ़ा भी है। पंजाब के पहाड़ों में वन गुज्जर, तो ये ध्यान रखिए, यही खास समुदाय थे जो गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो आप ध्यान रखिए इनका। कुल्लू के गद्दी समुदाय से लोग गडरिये थे। तो देखिए कुल्लू के कौन से थे? गद्दी समुदाय। ये कहाँ पे था? कुल्लू के। तो ये लोग गडरिये थे, है ना, जिन्हें शेफर्ड्स कहा जाए। और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। तो देखिए बकरवाल जो थे वो कश्मीर के थे, वो ध्यान रखें। अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगली कक्षाओं में भी आप पढ़ने वाले हैं 9वीं 10वीं में, और हम जानेंगे अच्छे से इसके बारे में। आज इस कक्षा में इतना ही जाने और कोशिश करें समझने की। चलिए पेज नंबर अब 42 पर हम आते हैं। स्रोत एक, उसको हम देख लेते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। तो देखिए ये एक एक समय होता था। हंटिंग का टाइम अपने आप में, हाँ, बीज बोने का, सोइंग का टाइम हो गया, या फिर नए फील्ड पर जाने का, इस तरह से। चलिए पढ़ते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच काम के बंटवारे में से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खौन समुदायों के बीच बिताए थे। तो देखिए ध्यान रखिए नाम, ब्रिटिश मानव विज्ञानी जी ने वेरियर एल्विन थे। मानव विज्ञानी के लिए इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान रखें। तो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वेरियर एल्विन। क्या स्पेलिंग आप देख लें जरूर, और ये गूगल पे तो क्या नहीं आता है, नाम करके आप स्पेलिंग चेक कर लें। तो ये देखिए जो दशक था 1930 और 40 का, इस बीच के में इन्होंने ये नाम ध्यान रखिए किन समुदाय के बीच? बैगा और खौंड समुदाय के बीच बिताए थे। तो कई बार प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं किताबों में भी, आगे एग्जाम में भी, अगर आप उस पर्पज़ से देखें तो अपने नॉलेज के पर्पज़ से भी इसको ध्यान रखें। तो ये अगर आपसे पूछे जाए बैगा और खौंड समुदाय कहाँ के थे, तो देखिए मध्य भारत से संबंधित थे, ध्यान रखें। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, तो देखिए समय क्रम को शेड्यूल भी बोलते हैं जनरली, हम सब माफ़ कीजिए कैलेंडर बोलते हैं समय क्रम को। तो एक डिवीज़न ऑफ ये इनका जो टास्क था, उनको देखते हैं क्या लिखते हैं वो। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूंठों को काटने जाती थी। तो जो इसमें स्टॉक्स होते हैं जिन्हें कहा जाए ठूंठों, है ना, इन्हें स्टॉक्स कहते हैं। तो उनको काटने के लिए जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता भी उसे कहते हैं हम, आदि फल बिनकर लाती थी। तो देखिए सागो, इमली हैं, ये सब लाती थी वो। ठीक है, हम आगे देखते हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे नहीं, उससे पहले रह गया, देखते हैं पिछले। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थीं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अर्जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी।
आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादो तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां अपने आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। तो देखिए बेवड़ का मतलब समझाया गया अगले पेज पर, आप देखेंगे तो पेज नंबर 43 पर। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बेवड़ है। हमने जो बताया बात किया था, शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है उसके लिए यहाँ पर बेवड़ शब्द मध्य भारत में चलता था। तो ये आप ध्यान रखिए बेवड़ क्या है, तो ये ध्यान रखिए। बस शब्द वही है, वहाँ पर शब्द अलग इस्तेमाल होता था, बात वही है। शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है यानी घुमंतू खेती, उसी को लेकर है ये। चलिए आगे, ये ध्यान रखें बस। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। तो बस यानी इकट्ठा करना, शिकार करना और चीज़ें जो प्राकृतिक मिलती थी उनको इकट्ठा करना, बस। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तो भोजन बहुत होता था तो बेवड़ों में ही रहते थे, बिजी रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। तो देखिए चित्र 4 आप देख सकते हैं। ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की, 1946 की है फोटो, बिहार की। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते हैं माफ़ कीजिए। तो अभी मिल जाएगा गांव में आपको, उस तरह से कई बार जाते हैं बच्चे भी। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। और वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन दी खोन्स वेरियर एल्विन पेपर्स, ये नेहरू स्मृति संग्रहालय में पुस्तकालय पर ये आधारित है जो लिखा गया है। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं संदर्भ होता है। देखिए लोगों ने काम किया है तभी तो इसलिए लेखकों का होना, विचारकों का होना भी एक बहुत ज़रूरी होता है खास समय पर। वहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिल भी पाती है। एक अच्छा सोर्स होते हैं ये, बहुत अच्छा सोर्स जनरली। चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं, गतिविधि। बैगा औरतें और मर्द को जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई देता है? उनके कामों में क्या फ़र्क थे? तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा यहाँ पर। तो देखिए हमने ऊपर देखा कि अभी जो बड़ी लकड़ियाँ होती थी वो ये मर्द लोग काटते थे, और ये सिर्फ क्या करती थी महिलाएं, आपको नज़र आ जाएगा कि इकट्ठा करने का काम है ना, जड़ या कंद इकट्ठा करती थी अक्सर। हाँ, तो वो ये आपको ये अंतर नज़र आ जाएगा एक। और एक और अंतर आपको, जो मर्द थे वो हमेशा देखिए आपको खेती में लगे रहते थे, आपको ये नज़र आ जाएगा। हाँ, जो अलग अलग फील्ड होते थे वहाँ पे आपको मर्द मिलते थे, लेकिन ये महिलाएं चीज़ों को इकट्ठा करना, लकड़ियाँ इकट्ठा करना ईंधन के लिए, इन कामों में आपको व्यस्त होते हुए दिखती है यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो इस तरह से स्पष्ट है, क्लियर हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। चलिए अगले पेज पर हम आते हैं। अब पेज नंबर 43 पर, 43 पर देखते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। तो देखिए ये भी देखने को मिलता था कि कुछ लोग एक ही जगह पे खेती किया करते थे, जिन्हें सेटल्ड कल्टीवेशन भी कहते हैं ना, एक जगह खेती करना। तो ये ध्यान रखें, इंग्लिश शब्द भी है, साथ साथ देखते चलें। और स्पेलिंग में आपके लिए मैंने कहा क्रोम पे आप जाके गूगल पे देखेंगे कि स्पेलिंग काम आएगी, आपके अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो आपको अन्य लोगों से जोड़ने में भी, आपकी जो दूसरे भाषा के लोग इंग्लिश मीडियम के उनसे जोड़ने में सहायता करेगी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा क्यों आप इससे पीछे रहें, आप अंग्रेजी का भी अच्छा नॉलेज रखें। उम्मीद है आप इस बात समझ पा रहे, भावना इसके पीछे मेरी क्या है। चलिए आगे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलने जा रहे थे। चलिए आगे इसको देखते हैं। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। तो ये भी एक बात थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा तो देखिए इस तरह से बराबर हक हुआ करता था उनका। चलिए आगे। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरत से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी फॉलोवर्स होते थे। जो ताकतवर होते थे यानी पावरफुल, वे कुछ खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। तो देखिए अक्सर ऐसा होता है, अभी जो पावरफुल हो जाते हैं वो काम नहीं करते और
वो अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते हैं और इस तरह से काम होता है। चलिए आगे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे, ज़्यादा सिविलाइज दिखते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। तो अंग्रेज अपने हिसाब से वो सोचते हैं कि सभ्य बनाना ज़रूरी है, एक जगह पर रहें और अच्छे से रहें। जिनका वो तरीका था वो ठीक नहीं है इनके हिसाब से, ध्यान रखें। सभ्य में अंग्रेजी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो सिविलाइज बनाने आए थे। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या क्या असर पड़े। सो हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। हम देखते हैं कि कैसे इफेक्ट किया, कैसे अफेक्ट किया, प्रभावित किया उसको। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। तो देखिए, असर तो पड़ा ही था अंग्रेजों के आने से। अब खास तौर पर नज़र डालता है आदिवासियों के जीवन पे क्या असर पड़ा था। यहाँ चित्र एक देख सकते हैं, चित्र 5 राइट साइड पे। पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। तो देखिए यहाँ पे कौन से आदिवासी थे पूर्वोत्तर में, निशी आदिवासी, ध्यान रखें, पूर्वोत्तर में नाम ध्यान रखें। तो ये देखिए लट्ठों से घर बनाते थे और सब लोग मिलकर बनाते थे। देखिए, तो देखिए आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, यानी जो ट्राइबल चीफ्स थे उनके साथ देखते हैं क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास और से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। यानी बहुत ताकत थी अपने आप में। जो मुख्य थे, जो चीफ हुआ करते थे मुखिया आदिवासियों की, उनके पास में। आगे देखें। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन पर मालिकाना तो मिल रहा, माफ़ कीजिए, अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया। तो देखिए नियम बदल गए। ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए वो रहे तो ज़मीनों के मालिक, लेकिन नियम कानून अब चलेंगे अंग्रेज़ों के, जैसा कि हुआ। आगे देखिए, उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। तो जैसे कि हमने बात की, ऐसे अंग्रेज़ों के काल में मतलब मुग़लों को भी, जो और शासक थे भारत के, उनको भी देना पड़ता था ट्रिब्यूट्स जिन्हें कहा जाए। और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। चलिए अब देखते हैं घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, यानी कि जो शिफ्टिंग जो कल्टीवेटर्स थे उनके साथ क्या हुआ। चलिए देखते हैं। ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी होती थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के, पेज नंबर 44 पे, 44 पे, समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करें। तो ये अंग्रेज़ों के हिसाब से भी फ़ायदेमंद में था, इसलिए वो चाहते थे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसान को नियंत्रित करना आसान था, है ना, कंट्रोल करना, उनके लिए नियम बनाना। अब अलग अलग जगह रहेंगे अंग्रेज़ों को भी मुश्किल हुई, कहाँ कहाँ भागते चलें, नियम बनाते चलें, है ना। तो अपनी आसानी के लिए, अपने कह लीजिए अपने फ़ायदे के लिए भी उन्होंने ऐसा किया। चलिए आगे। अंग्रेज़ अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, लगातार पैसा भी आते रहे ठीक से, टाइम टू टाइम। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया, उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। तो देखिए उन्होंने ये किया कि कौन कितना देगा, फिक्स अमाउंट कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किससे कितना लगान देना होगा, रेंट। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2, पट्टेदार जिन्हें हम टीनेंट्स कहते हैं, और भूस्वामी को लैंड ओनर्स। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। तो ये अंतर आप ध्यान रखिएगा, पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। एक बार और देख लें कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। तो जो सीधा संपर्क भूस्वामियों का अंग्रेजों से था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, और पट्टेदार भूस्वामियों को चुकाते थे जो भाड़ा होता था। चलिए इसके बाद अब आपको नज़र आया होगा झूम कल्टीवेटर्स जो है। तो झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही।
जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। तो इनमें अंग्रेजों को मानना ही पड़ा, क्योंकि मुश्किल भी था उनके लिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले चित्र हम देख लिए ऊपर का। चित्र 6 देख सकते हैं। गुजरात के एक जंगल में खेती करती हैं भील औरतें। तो देखिए भील कहाँ के हैं? गुजरात के, ध्यान रखिए, भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है, ध्यान रखिए, अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। तो ये तरीका था। देखिए नीचे आप देखेंगे एक और चित्र आपको नज़र आ जाएगा, अगर ध्यान देंगे तो आप। चित्र 7 देखें आप। नीचे आपको 3 लोग दिख रहे हैं, 2 औरतें, 1 आदमी है। आंध्र प्रदेश में धान के खेतों में काम करते आदिवासी। तो देखिए धान के खेतों में काम कर रहे हैं। समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फ़र्क को देखें तो ना ये अंतर नजर आ जाएगा। समतल मैदान और देखिए, और एक आपको जंगल वाले में अंतर आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो शीर्षक देखिए, वन कानून और उनके प्रभाव। तो फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, इसके पर हम आते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपने देखा है आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी अगले पेज पर 45 पर भारी असर पड़ा। तो देखिए वन कानून आए थे तो अंग्रेजों के जीवन, जो आदिवासी लोग थे उनके जीवन पर भी फर्क पड़ा ही था, लाजमी था भी, पड़ेगा भी। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ियाँ पैदा होती थी। तो देखिए ध्यान रखिए, रिजर्व जो फॉरेस्ट थे, आरक्षित वन, इनका अपना अलग था। देखिए ना, इमारती लकड़ियाँ जो होती थी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कह लीजिए। तो देखिए स्पेशल इनके लिए रिजर्व था ये। इसके अंदर इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। तो देखिए वहाँ से हट गया, अंग्रेजों ने ले लिया, छीना झपटी कर ली, तो कहाँ जाते बचाओ वो लोग। चलिए आगे। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तो देखिए स्लीपर्स, जो स्लीपर है वो लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं। तो हो सकता है आपको अब भी मिले, इसके बारे में आप देखें या अपने जो बड़े बुजुर्गों से पूछें। तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहा है, ये लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर के हो रहे हैं, देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के काफ़ी लंबे समय तक देखिए अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ और बहुत पेड़ काटे गए। चलिए आगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाली करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए। तो देखिए चालाकी अंग्रेज़ों ने की है ना, निकालने के लिए, और सस्ते रेट में वहाँ उन्होंने इस तरह से किए और ये गांव बसाए जिन्हें फॉरेस्ट विलेजेस कहा जाए, वो वन गांव बसे। स्रोत 2 पे हम देखते हैं आगे। सोर्स 2, अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है। तो देखिए इस तरह से बनते थे, वो लिखते थे गाने, इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इज टू लिव। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई थी कि अंग्रेज़ों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले बात भी की थी, रिसर्चर ये गए थे, बसे भी थे, कई दिनों तक रहे भी थे, कई समय तक। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। ज़मींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में
जीना कितना है मुश्किल। पशु पर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कार के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेज के इस देश में। तो देखिए सॉन्ग्स ऑफ द माइकल नाम से ये वॉरवेल एल्मिनेंट एवं शामराव हिमालय का है। ये पेज नंबर 316 भी है, यहाँ से लिया गया है। तो देखिए कुछ इस तरह से प्रस्तुत करते थे अपनी बातों में, अक्सर रहा भी ये तरीका गीत के माध्यम से जिस किया है उन्होंने। तो चलिए पेज नंबर 46 पे और आगे देखते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहने जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। तो ये ध्यान रखें, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक साइड आप किसी रजिस्टर में कहीं सन लिख लीजिए और उसके दूसरी साइड में आप उसी जगह पर और उसके बगल में आप वो घटना लिख लीजिए जो हुई, जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो देखिए इस फॉरेस्ट सत्याग्रह का अपने आप में भी महत्व रहा है। तो लोगों ने आंदोलन किए अपने अपने स्तर पे, जहाँ पे भी हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध, आदिवासियों ने भी किया, ये ध्यान रखिए, जरूरी बात है। चलिए आगे अब देखते हैं द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार की समस्या क्या है। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। तो देखिए किन वजहों से आते, मान लीजिए प्रश्न बन गया कि व्यापारी महाजन किस वजह से 19वीं शताब्दी में आ रहे थे जंगलों में लगातार। देखिए उनके कारण क्या थे, आप नंबर वाइज डाल दीजिए, यहीं से बनते हैं देखिए प्रश्न और उत्तर। आप ये समझिए कैसे प्रश्न बनाने वाले प्रश्न बनाते हैं। तब ऐसा पढ़िए कि उससे कितने प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि ऊपर है, एक प्रश्न बन सकता है कि किसके द्वारा 1906 में असम में आंदोलन चलाया गया था, है ना। तो देखिए मतलब आदिवासी, किस आदिवासी समूह द्वारा असम में, तो देखिए वो नाम आ जाएगा सोंगरम संगमा द्वारा। उसी तरह से एक प्रश्न आ सकता है कि किन वजहों से महाजन और ये व्यापारी आते थे। तो देखिए पहला वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए। ये तीन हो गए कारण। चलिए आगे, इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी थी, सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। तो देखिए ये विशेष रूप से यहाँ पे आ रहा है, हजारीबाग के आसपास रहने वाले जो संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। यहाँ पर ये रेशम के कीड़ों को कोकुन्स बोलते हैं। चलिए आगे, रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे, यानी उनके कोकुन्स को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था और रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। तो धीरे धीरे चालाकी समझ गए ये लोग भी कि इनके साथ कितना गलत हो रहा है ना, चालाकियाँ कर रहे हैं लोग, हमारे से कम रुपए में लेते हैं और वो बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं हमारे चीज़ों का। चलिए चित्र 8 में आप देख सकते हैं, है ना, गोदारा औरतें बुनाई करती हुई वहाँ पर। चित्र 9 में देखिए आप नीचे, चटाई बुनती एक हजांग औरत। देखिए यहाँ पे मैट को वहाँ पे बना रही है। चलिए नीचे देखते हैं क्या लिखा है। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थे, नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थी। तो अपने बच्चों के साथ लेकर वो काम करती थी और जाया करती थी। चलिए अगले पेज पर यानी 47 पर 47 पे देखते हैं काम की तलाश। तो देखिए उनको भी काम की अपनी होती थी ज़रूरत, द सर्च ऑफ
वर्क देखते हैं। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। तो देखिए धीरे धीरे और भी आने लगा था। जो माइनिंग इंडस्ट्री थी वो भी फैली गई थी, बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी। चलिए आगे। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों ने ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किया जाता था। ठेकेदार होते थे जिनके थ्रू काम होता था। चलिए आगे। ये ठेकेदार न केवल उन्हें कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। तो इन्हें घर वापस भी नहीं जाने देते थे, इतनी ज़्यादा दिक्कतें करवाते थे। तो इनसे देखें नज़दीक से देखने पर क्लोजर लुक कह लीजिए। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा दिए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। तो देखिए सन ध्यान रखें, 1831-32 में कोल आदिवासियों द्वारा, 1855 में संथालों द्वारा बगावत हुई, क्रांति हुई। तो देखिए कारण भी क्या बता देंगे किन कारणों से इन्होंने बगावत की आदिवासियों ने। तो देखिए आप कारण आराम से नंबर वाइज डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा नंबर पूछा जा रहा है तो एक नंबर में तो एक कारण डालिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा कारण देखिए। यहीं पे लिखा हुआ है बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण। तो देखिए मेन कारण थे। देखिए यहीं से बन गया आपका उत्तर भी। तो अभी ध्यान रखें किस तरह से उत्तर बनते हैं किताबों में। चलिए आगे। मध्य भारत के बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। तो देखिए बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, ये आप लिख लें। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। तो वर्ली जो विद्रोह है 1940 में हुआ था। ये आप ये ध्यान रखिए, बहुत मेजर है। वर्ली रेवोल्ट भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। और इस तरह से बस्तर रेबिलियन था ये जो देखा हमने, बस्तर विद्रोह। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था, ध्यान रखें। चलिए चित्र 10 देख लेते हैं ऊपर। चित्र 10 में आप देख सकते हैं दो लोग दिख रहे हैं छठी ले जाते हुए। बिहार के कोयला खनिक 1948 के 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। देखिए उस समय था और आज भी ये एरिया जाने जाते हैं कोयला के लिए, उत्पाद है ना, कोयला बहुत प्रोड्यूस करते हैं एरिया। चलिए आगे। अंधेरी और दम घोंटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। देखिए बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे। देखिए 2000 लोग एक साल में मर रहे हैं। देखिए कोयला खदानों में आज भी आपको सुनने को कम मिलेगा, लेकिन आज भी कई बार हो जाता है, लोग मर जाते हैं। तो इस तरह से लोग बहुत बड़ी संख्या में मरते भी थे। देखिए नीचे एक्टिविटी है, गतिविधि देखते हैं। पता लगाइए कि कोयला खदानों में काम के हालात बदल गए हैं या नहीं। पता लगाएं कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत के क्या कारण होते हैं। तो देखिए एक्टिविटी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हो सकती है आपके लिए। जाने इसके बारे में कि अभी किस तरह की स्थिति है और कितना काबू पाया गया है उस पर। देखिए जनरली अगर हम देखें, अपने स्तर पर बता रहा हूँ, देखने पे आपको भी नज़र आ जाएगा कि चीज़ें सुधरी हैं पहले की तुलना में। देखिए देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जिम्मेदारी आई और अपने लोग थे, शासक लोग थे, क्योंकि पहले तो ब्रिटिश का शासन था ना, अंग्रेज़ों का, तो अपनी मनमानी भी करते थे। अब उतनी मनमानी नहीं रही। तो देखिए चीज़ें बदली तो ज़रूर, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हुई। समस्या कई तरह की हैं अभी भी। देखिए नॉइज़ पोल्यूशन है अपने आप में, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इससे मशीनों की वजह से आता भी है, बहुत कारण होते हैं। और इससे कई बार सुनने में कठिनाई हो जाती है, बहरापन हो सकता है और वर्करों को होता है जो कामगार होते हैं। इसके अलावा जितने कामगार होते हैं उनके बीच में जो ड्रिलिंग होती है, खुदाई होती है, उससे उनके जो चमड़े होते हैं शरीर पे, स्किन की, उससे जरूरी रोग हो जाते हैं। गैस पॉइजनिंग होती है, वो भी इस तरह की कई चीज़ें और बीमारी उन्हें लग जाती हैं कई। और इसके अलावा देखिए कई उनको घायल भी हो जाते हैं, कई बार चोट लग जाती है, अंदर ही खुदाई होती है तो सिर में चोट लग जाती है, हड्डियों में कई बार किसी वजह से चोट लग जाती है, कई बार छत गिर जाती है, अंदर भी अपने आप से बहुत बड़े स्तर पे काम चलता है ना। तो ये ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। और कई बार सेफ्टी इश्यूज़ होती हैं, वो आ ही जाती हैं, जिससे अभी भी दूर किया जाना बाकी है अपने आप में।
इसके अलावा देखिए बाहर तो नीचे से जो हवा है वो बाहर जाने का उनको सही से जगह भी नहीं होता है ना, कि नीचे खुदाई होती है बड़े नीचे तक में, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत गर्मी तो होती है, जो गैस होती है अंदर ही रहती है, तो उनके बीच में उनको काम करना होता है। देखिए कितनी बुरी स्थिति हो जाती है, अच्छी सांस नहीं ले पाते, जो साफ़ हवा होती है वो नहीं आ पाती अपने आप में, और घुटते हैं वो अंदर ही। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो सुरक्षा के जो उपाय किए जाने होते हैं, जैसे अच्छे जूते जो होते हैं, जो सेफ्टी शूज़ जिन्हें कहा जाए, उस तरह के होने चाहिए, लेकिन वो नहीं होते हैं, उन्हें अंडर गारमेंट में काम करना होता है। देखिए इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं अभी, तो ये अपने आप में चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो देखिए अभी देखा जाए तो करीब 100 करीब तक अभी भी लोग मारे जाते हैं, जो खनन में है ना, जो काम करते हैं जो लोग इन जगह पे कोयला उत्पादन क्षेत्रों में। कई बार छत गिर जाती है, जो खनिज जहाँ पे होती है, जहाँ वो काम करते हैं उसके अंदर, उसकी छत भी गिर जाती है उसकी वजह से। और जैसे कि मैंने बात की सेफ्टी मेजर्स की प्रॉब्लम थी ना, सुरक्षा उपाय ठीक से नहीं होते हैं। इसके अलावा कई और रोग भी हो जाते हैं, उनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं ना उसकी वजह से। और क्या आप देखते हैं इसके बारे में और जानकारी जुटाएं। चलिए अगले पेज यानी 48 पर अब देखते हैं 48 पर बिरसा मुंडा। देखिए खास तौर पर इनकी यहाँ बात की गई है बिरसा मुंडा की, और उनके बारे में हम जब देखेंगे कि बिरसा मुंडा का अपना क्या योगदान रहा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था, मध्य में हुआ था, जहाँ तक मुझे आ रहा है 1875 में ही, बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियाँ चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहोंडा के आसपास की जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। जब वो छोटे थे उन्होंने कई तरह की जो बहादुरी के किस्से थे वो उन्होंने सुने थे। तो ये वाली बात थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, है ना, मुखियाओं जिन्हें कहा जाए लीडर्स जो होते थे, सरदार तरह के, को विद्रोह का आह्वान करते देखा था, क्योंकि वो लड़ाई करते थे ना, मतलब विद्रोह अपने उनके साथ जो गलत होता है उसके खिलाफ। चलिए आगे। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। तो देखिए उस तरह की बात किया करते थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई जिसे कहा जाए, जो उनकी अपनी थी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। देखिए मिशनरी खुलने लगी थी अंग्रेज़ों के आने के बाद से। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है ना, जो उनकी बैड प्रैक्टिसेस है वो छोड़ दें। इस तरह की बात हुई। अब बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। वैष्णव प्रचारक थे वो, उनके साथ में उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। देखिए ये भी इंसिडेंट हुआ उनकी ज़िंदगी में। अपनी किशोरावस्था में जैसा कि कहा जाए, जब वो अपने ग्रोइंग एज में थे, तो वे बिरसा मुंडा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं को आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। देखिए तो उन्हें आह्वान किया था इस तरह की बातों के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। तो देखिए जो हम मिशनरी से सिखा रहे थे, तो उन्होंने मिशनरियों का भी इन्होंने विरोध किया। हिंदू जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स, उनका भी वहाँ उन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। उनका एक लाइफ स्टाइल था, वो बाहरी मानते थे उनको, जैसा कि वर्ड यूज़ भी हुआ है और दीकुओं का इस्तेमाल हुआ है वर्ड, उनका विरोध कर रहे थे। देखिए वैष्णव जो यहाँ पे आया है, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं, ये ध्यान रखें। वैष्णव शब्द का मतलब है ना, हिंदू लोगों में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों, फॉलोवर्स से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। उनका जो ग्लोरियस पास्ट था अपने आप में, उसको याद करें और उसके लिए इकट्ठा हों, और जो सत्य का युग हो, सतयुग जैसे आगे देखेंगे, वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग, ये जो सत्य है जिसे कहा जाए,
इंग्लिश में, ये जब सत्य यानी कि जो सब कुछ ठीक था। और तो इस तरह से की चर्चा करते थे। जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कहा जाए कि जिन्हें कहा जाए इम्बैंकमेंट, वो बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। तो देखिए इनके ज़रिए वो अपने टाइम को याद करते हैं। तो एक बात और पूछी जा सकती है, तो जो बिरसा मुंडा के अनुसार जो उनका सतयुग था, ये जब सत्य था, उसमें क्या क्या खासियत थी, वो कैसा था? हाँ, तो उसके बारे में आप ये पॉइंटर्स लिख सकते हैं। अच्छा जीवन जीते थे वो लोग, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ों बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। ये सारी वो चीज़ें थी, ये ध्यान रखिए पॉइंटर्स, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं इनके। चलिए आगे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। तो देखिए ईमानदारी से वो जीवन जीने के लिए बारे बात कर रहे थे। जो उनका जीवन था अच्छा जीवन था, कोई खून खराबा नहीं था। तो अभी इसे इमेजिन कर सकते, कल्पना कैसी अच्छी रही जिंदगी रही होगी वो जो सोच रहे थे। चलिए आगे। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। तो देखिए क्या परेशानी थी अंग्रेज़ों को, दिख गया हमको, है ना। इसके राजनीतिक उद्देश्यों से दिक्कत थी अंग्रेज़ों को, और ये उनको दिक्कत था कि वो सबको निकाल कर मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे, उनको लगा। चलिए आगे जाने से पहले सोर्स 3 पे देखते हैं ऊपर। लहू लुहान मेरे कंधे, ब्लड ट्रिकल्स फ्रॉम माई शोल्डर्स, खून निकलते हुए, इस तरह से एक टाइटल बना है। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोहलू के बेल की तरह मैं, तो देखिए अपने आप को वो बता रहे हैं, उससे जोड़ के बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी स्थिति हो गई है। लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूध दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालत। तो और इसके बारे में, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। के.एस. सिंह, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, उसके बारे में देखिए ऐसे गाने भी लिखे जाते थे। इससे आपको समझ में आ रहा है उनकी भावनाएं, पीड़ा, दुख जो था होती थी उनको, जो हार्ट का जो होती थी चीज़ें, उसके बारे में वो बनाते थे। चलिए अगले पेज पर 49 पे देखते हैं। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ माफ कीजिए, उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे, और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। तो देखिए कई तरह की समस्याएं थीं। चलिए आगे देखते हैं। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। तो देखिए ये भी घटना 1895 आप लिख लीजिए, और उसके बगल में बिरसा की गिरफ्तारी, है ना। उनको सज़ा भी सुना देंगे। देखिए अंग्रेज़ ऐसा ही किया करते थे। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। तो ये रावण बोलते थे इनको, हाँ, कि जो दीकू हैं बाहरी और जो यूरोपियन हैं उनको भगा दिया जाए यहाँ से, और वो इस तरह से बोला करते थे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो ये कई बार ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक था, तो ये बिरसा राज का प्रतीक था, सिंबल था। चलिए आगे। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। देखिए 1900 में उनकी हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। ये घटना ध्यान रखें, सन 1900 और बिरसा मुंडा की हैजे से मृत्यु। देखिए वो लीडर थे ना, तो बड़ा इससे प्रभाव पड़ता है लीडर जब चला जाता है कहीं का। तो चलिए आगे। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। देखिए अभी पूछा जाता है इसके क्या मायने थे, महत्वपूर्ण क्यों था यह आंदोलन। तो 2 अर्थों में था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें।
देखिए, और दूसरा क्या था, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है, कैपेबल है अपने आप में। एक और तरीका था, और इनके जो अपने आप में आंदोलन थे से फ़र्क पड़ा था। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो इससे फर्क पड़ता है, देखिए कहीं भी आंदोलन होता है तो। चलिए अन्यत्र वाले हिस्से पर देखते हैं, एल्सवेयर में। चलिए एल्सवेयर वाले हिस्से में देख लेते हैं, राइट साइड में। हमें नकदी की क्या ज़रूरत, वाई डू वी नीड कैश। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ़ें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूँ काम, क्यों मैं चढ़ूँ नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। कोहेन क्लार्क एम हास्वेल, देखिए एग्रीकल्चर जो है ना, ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर 1970 में था, उसको एक गीत पर आधारित है, इसके बारे में लिखा गया है। तो चलिए अब हम आते हैं फिर से याद करे वाले हिस्से पे, यानी लेट्स रिकॉल, और प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला, रिक्त स्थान भरें। अंग्रेज़ों ने का देखते हैं, अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया। तो देखिए उनको जंगली क्या क्या कहा गया था, है ना, ये अंग्रेज़ उनको जंगली की तरह बुलाते थे, वाइल्ड जिसे कहा जाए। चलिए झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को खालिस्तान कहा जाता है। तो देखिए उसको बिखेरना कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ब्रॉडकास्टिंग कह सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, बिखेरना, बिखेर के उसमें इस तरह से तरीके को अपनाया जाता है इसमें। चलिए आगे गाँव पे देखते हैं। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को खालिस्तान स्वामित्व मिल गया। देखिए वो भूमि स्वामित्व था जो उनको मिल गया था, उसके बाद में लैंड जिसे कहा जाए। चलिए घा पे, असम के खालिस्तान और बिहार के खालिस्तान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो देखिए जैसा आपको पता है कि असम में चाय बागान, जो उसको हम बात करें, बिहार की जो कोयला जो खनन था वहाँ पे, झारखंड में जो कि अब हो गया, उसकी हमने बात की थी। चलिए अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 50 पर देखते हैं आगे। सही या गलत बताएं। झूम काश्तकार ज़मीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो देखिए बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था, हमने बात की थी बिखेरने वाली। व्यापारी संथालों से कृमि कॉश खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो देखिए सही बात थी, हमने देखा था जो ककूस होते थे वो ज़्यादा रेट में बेचते थे। तो ये 2 सही था। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। तो देखिए ये बात सही भी है, उन्होंने ऐसा अर्ज किया था लोगों से दारू ना पीने और ये सब जादुई चीज़ों में है ना, जिसे जुड़ा जादू टोना कहा जाए, विचक्राफ्ट में विश्वास करने से मना किया था। चलिए अंग्रेज़ आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो देखिए हम जानते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं था, अंग्रेज़ों का मकसद बिल्कुल ख़राब था, अपने फ़ायदे के लिए था वो विषय, जो किया उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अगर जो विकास किया अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने किया, हालांकि उसके बाद में हमें फ़ायदा मिला भी हमको। देखिए ट्रेन बने तो ट्रेन से जो पटरियाँ बिछी उसका फ़ायदा नहीं किया, हमने उठाया, बिल्कुल उठाया। तो कुछ इस तरह से बातें थी। चलिए आइए विचार करें वाले हिस्से पर, प्रश्न संख्या 3 पर। ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो देखिए जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनके साथ तो समस्या रही है ब्रिटिशों को, क्योंकि इनके सामने देखिए एक तो ब्रिटिश चाहते थे कि एक जगह पे रहे, आपको पता हो है ना, एक जगह टैक्स देने में आसानी रहेगी, है ना, इनसे लेना, और ये अलग अलग जगह जाते रहते थे तो इनसे उनको दिक्कत भी होती थी। तो देखिए एक तो बात थी टैक्स वाली हमने देख ली, इसके अलावा
आप ये जानते हैं कि जो अंग्रेज़ों के नए नियम थे, है ना, आरक्षित वन वाली जो व्यवस्था थी, रिजर्व फॉरेस्ट उन्होंने जब कर दिया था तो वहाँ पे कोई आ नहीं सकता था। अंग्रेज़ों के लिए कीमती जो वस्तुएं थी उसके लिए वो आरक्षित हो चुका था क्षेत्र। तो बिल्कुल इससे समस्याएं तो थी, क्योंकि उनको शिफ्टिंग वाला उनका व्यवस्था था, वो कहीं से कहीं मूव करते रहते थे, है ना। तो इनसे एक परेशानी थी। और इसके और जब अंग्रेज़ों ने, आपको पता है, जब कंपनी ने जब राजस्व व्यवस्था अपनाई, जो रेवेन्यू सिस्टम लगाया, उससे तो बिल्कुल परेशानी खड़ी होएगी उनके लिए, और ज़्यादा परेशानी हो गई थी उनके लिए। चलिए चौथा प्रश्न, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। देखिए, अगर आप पेज नंबर 43-43 पर देखेंगे तो बड़े अच्छे से समझाया गया है, एक बार और आप आके देख सकते हैं चाहे तो उसमें बताया गया है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन पर एवं वन प्रबंधन के लिए स्थानीय नियम खुद बनाते थे। देखिए, ये सब बातें थी उनके आने से पहले। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गाँव पर ज़मीन का मालिकाना तो मिलता रहा, लेकिन देखिए, यानी ज़मीन के वो मालिक तो रहे थे, वो चाहे तो किराए पर दे सकते थे, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स कहा जाए वो छिन गई, और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और जो बदलाव था, है ना, मुख्य वाले बदलाव यही था कि उनकी अपनी पावर, जो स्थानीय नियम बनाते थे, लोकल रूल्स, वो अब नहीं रह गए उनके हाथ में, मजबूर हो गए वो। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था, ट्रिब्यूट, ये अलग पॉइंट हो सकता है, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। देखिए कि तीसरी बात ये थी, ध्यान रखिए, यानी अब जो मुखिया हो गए, प्रतिनिधि हो गए, वो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, है ना, वो नुमाइंदगी करेंगे किसकी, अंग्रेज़ों की अब, है ना, कि अंग्रेज कहेंगे अब वो कीजिए। तब मुखिया अब नियम बताने लगे, अंग्रेज़ों के नियम अपने लोगों को। पहले उनके पास जो ताकत थी, अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। तो देखिए, ये बात थी जो प्रभाव पड़े थे। चलिए, पांचवें प्रश्न में आते हैं। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। देखिए, यानी कि दिकुओं, यानी कि अब ध्यान रखिए, आउटसाइडर्स, जो बाहरी हैं, उनके संदर्भ में लिया जाता है, लिया इन्होंने। लेकिन उनको दिक्कत तो थी, क्योंकि जिनको शिफ्टिंग कृषि थी, जो उनकी आदत थी, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो, है ना, घुमंतू जो किसान थे वो थे, लेकिन उनको अब स्थायी एक जगह रुकने के लिए कहा जाने लगा। इससे प्रॉब्लम तो थी, उनकी आदत थी। देखिए, जो तरीका था उनका जीवन शैली चेंज होने, ज़बरदस्ती की जा रही थी बदलने के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि जो उनकी अपनी ज़मीन थी आदिवासियों की, उन सबको बेचा जा रहा था, और ज़बरदस्ती साइन करा के बेचे गए। आपको ये भी पता है, उनके जो ज़मीन थे वो किराए पर, हाई रेट पर दिए गए, और इन सब चीज़ों ने उनको बहुत दुखी बना दिया, और वो परेशान भी थे। इसके अलावा आपको पता है कि जो आदिवासियों के जो मुखिया होते थे, अभी हमने बात की उसकी, उनको अपनी सारी जो प्रशासनिक जो शक्तियाँ थी, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, वो खोनी पड़ी है इसके अंतर्गत। तो इस तरह से देखिए, वो अपनी जगह पे बेगाने हो गए थे एक तरह से, है ना, उनके अपनी जगह से उनको भगाया जाने लगा था, और उनको अपनी है ना, एक तरह से कहिए जीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा था। ये सब बातें थी। चलिए, छठा प्रश्न, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। तो ये आपको पता है कि विजन उनका क्या था बिरसा का, कि वो सभी जो स्वर्ण युग अपने आप में, वो सच का एक तरह से शासन होगा, सत्य युग कहा जाए, वो शासन होगा। उनकी अपनी ज़मीन दिकुओं से मुक्त होगी, है ना, दिकुओं पे उनका अधिकार नहीं होगा, उनकी ज़मीन उनके पास रहेगी, आदिवासियों के पास रहेगी। इसके अलावा और उनकी जो अपनी ज़मीन है वो अब शासन करेंगे। राज अब किसका होगा, अपने लोगों का होगा, यानी आदिवासियों का होगा, बाहर के दिकुओं अब शासन नहीं करेंगे। ये बड़ी बात थी। देखिए, किसी को भी अच्छा लगेगा, वहाँ के लोग अगर वापस अपना शासन आ जाए, जैसे भारत का था, अंग्रेज़ हम पे गुलाम किए थे, हमारे देश का शासन आ जाए, ये बात सुन के किसको अच्छा नहीं लगता। तो कुछ इस तरह की बात थी आदिवासियों के बीच में भी, और ये उन्होंने दिखाया। इसके अलावा उसको पता, उन्होंने दारू ना पीने के लिए, ना शराब ना पीने के लिए, और जादू टोना से ना पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया कि इन सब चीज़ों में ना पढ़ें, है ना, और आगे बढ़ें। और इसके अलावा उन्होंने जो भी बाहरी थे, जैसे कि मिशनरीज थे, हिंदू जो बड़े ज़मींदार थे, बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, व्यापारी थे, यूरोपीय थे, उनको किसी भी तरह से अपने यहाँ ना लाने के पीछे वो तैयार थे कि इनको यहाँ से भगाया जाएगा, और उनके लिए तरीका अपना रहे थे। आपको पता हो, इन सब चक्करों में उनको जेल भी डाल दिया, आपको पता है, 1895 में। फिर 1897 फिर उन्हें छोड़ा गया, फिर उनकी मृत्यु हो गई कुछ साल बाद में।
और आपको एक आह्वान भी पता होगा जिन्होंने किया था कि रावणों, जो इन्हें रावण कहते हैं, दिक्कू और यूरोपियों को वो तबाह कर देंगे और अपने जो अपना शासन है वो लाएंगे। बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। तो इस तरह से, और उनका प्रतीक आपको पता है सफ़ेद झंडा, ये बिरसा राज का प्रतीक था। तो यही एक शासन मुक्त चाहते थे अपने आप में, और यही कारण थे कि लोगों को ये आकर्षक लग रहा था। देखिए उनका अपना राज रहेगा, और जब इस तरह का शासन रहेगा तो लोग भी बहुत आते हैं और लीडर को फॉलो करने लगते हैं। बड़े बड़े लीडर है, गांधी जैसे लोग रहे। तो देखिए ये वजह तो होती हैं, तभी तो लोग आकर्षित होते हैं। और इस पर आप सोच सकते हैं क्या वजह हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न आइए करके देखें। अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। देखिए बिल्कुल आपके लिए काम है, तो आप बात करें इसको लेकर, अगर जितना कर सकते हैं जानें। अगर उस एरिया से आप आते हैं, आपके कोई दोस्त रहते हैं, उनके वो झारखंड से इलाकों से आते हैं, कुछ के नाम जाने आप उनके बारे में। हो सकते हैं आप खुद हो या आपके आसपास हो कोई जो इन इलाकों से आते हों, या इन टाइटल्स आपके यहाँ यूज़ होते हो, तो आप इतिहास को जानें, थोड़ी बात करें उसको लेकर, और बिल्कुल हमारे साथ शेयर करना चाहे तो करें, और इसके साथ भी। चलिए बॉक्स में जो लेफ़्ट साइड पर है, आइए कल्पना करें, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप 19वीं सदी के वन गाँव में फॉरेस्ट विलेज में रहने वाले झूम काश्तकार हैं। आपको ये कहा गया है कि आज जहाँ आप पैदा हुए हैं अब वह ज़मीन आपकी नहीं मानी जाएगी। अंग्रेज़ अफसरों से मिलकर आप अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहते हैं, आप उन्हें क्या बताएंगे? तो देखिए कई तरह की बातें आप कह सकते हैं, आपका तरीका होगा। उनमें ये शामिल हो सकता है कि देखिए सर, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारा जीना मरना यही हुआ है, हमारी शुरुआत इसी से, हमारा अंत इसी से है ना। पूरी तरह से इस पर है, और इसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं आप बिल्कुल इसमें है ना, कि आप मुझे हमें ये इजाज़त दें और हमारे इलाके पे इस तरह से हमको हमारे पे कब्ज़ा ना करें, कुछ इस तरह से बातें आप कह सकते हैं। देखिए इसके अलावा हमारा आप ये बोल सकते हैं कि हमारा रहना सहना, हमारी संस्कृति, हमारे जीव का, हमारे विश्वास, सब कुछ संबंध जिसका है हमारे जंगलों से, हमारे वनों से हैं। और इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना तो जैसे बात की कल कर ही नहीं सकते हैं। और आप हमारी ज़िंदगी से जब जंगल हटा लेंगे तो सब समाप्त हो जाएगा, ये सब चीज़ें। तो सिर्फ जंगल से ही जुड़ा हुआ था ये सारी चीज़ें। हाँ, हमारे यहाँ कई तरह के जो हमारे नॉलेज थे, वनों के कई तरह की दवाइयों के, जड़ी बूटियों के जो ज्ञान था, वो सारी चीज़ें से जुड़ी हुई है, वो सारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। हाँ, आप कुछ इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं। संसाधनों के बारे में बता सकते हैं, कई सारे संसाधन होते हैं उससे जुड़े हुए। आप और कुछ सोचें, इस पर हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे इस अध्याय की, हमारे इस पाठ की समाप्ति होती है। तो आप अच्छे से रहे, समय का अच्छा उपयोग करें और पढ़ते रहे, समझते रहे, साथ में चीज़ों को जोड़ते रहें, चीज़ों का आपस में। आपके अगल बगल जो चीज़ें हो रही है ऐसे नहीं घट रही है, देखिए आपने। और पाठ से जो चीज़ें कोई आ रही है, कोई नाम, कोई टर्म्स आ रहे हैं, आप कोई सुने तो बिल्कुल उसको जाके देखने की कोशिश करें, उसे जोड़ने की कोशिश करें अपने पाठ से भी, क्योंकि ये सारे आपके हिस्से हैं समाज के। इसी के साथ हम चलते हैं। धन्यवाद आपका पूरे इस वीडियो को सुनने के लिए। ये सब नमस्कार, मिलते हैं अगले लेसन में। धन्यवाद, थैंक यू।